हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों 69 बीपीएससी के लिए हम लोगों ने जो है एक रिवीजन सीरीज जो है स्टार्ट किया है। और इसके अंतर्गत हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हॉट टॉपिक होता है, उन सारे हॉट टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम आप लोग को करवाने वाले हैं। इस के अंतर्गत हम लोग करते क्या है कि 15 टॉपिक को जो है पर डे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सारे टॉपिक वो हैं जो कि आपका जो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है, और जो पीवाईपी एनालिसिस है उस पर जो निकल के आया है उन सारे टॉपिक को यहाँ पे करवाया जाता है। और हर एक टॉपिक से सिर्फ आपको एमसीक्यू नहीं करवाया जाता, बल्कि उसका जो है डिटेल एनालिसिस भी आपका करवा दिया जाता है, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो आपका क्लियर हो जाए। पिछला जो क्लास था जो हम लोगों ने कल देखा था, उसमें हम लोग ने ऐसे ही 15 क्वेश्चन को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा, और उसका लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अब देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है वो ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ऑप्शन है न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव या न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। इन्हें जो है वो अगस्त 2023 में एनजीटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके पहले अगर बात करें तो स्वतंत्र कुमार जो है वो पूर्ण काली का अध्यक्ष थे, लेकिन उनके जो है सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहक के रूप में न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह कुछ समय के लिए थे, और फाइनली जो है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को बना दिया गया है एनजीटी का अध्यक्ष। अगर बात करें एनजीटी के पहले अध्यक्ष की, तो वो जो है न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंता थे। आप ये याद रखिएगा, ये जो है एनजीटी के पहले अध्यक्ष थे। और अगर बात करें एनजीटी का, तो एनजीटी का जो स्थापना है वो आपको 18 अक्टूबर 2010 को हुआ है। 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ देख सकते हैं एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं अभी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो वर्तमान में है। और आगे बताया गया है कि आपको एनजीटी की जो स्थापना है वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुआ था। और कब हुआ था, तो 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। इसका कार्य की अगर बात करें तो जो भी पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उन सभी का जो है त्वरित निपटान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी मुख्यालय भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और इसके जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके परामर्श पे केंद्र सरकार नियुक्ति करती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 किसने जीता। ऑप्शन है स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अर्जेंटीना। इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन ने जो है महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अब बात करते हैं कि ये टूर्नामेंट जो आखिर आयोजित कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगह पे हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया था। और इसका जो शुभंकर है वो जो है ताजुनी नामक एक पेंगुइन है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें फाइनल की, तो फाइनल जो है वो आपका सिडनी में खेला गया था, और इसमें जो है स्पेन और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। और विजेता कौन हुआ, स्पेन इसका विजेता हुआ था। और स्पेन इसका पहला ही विजेता हुआ है। पहली बार जो है स्पेन की टीम के द्वारा फीफा महिला फुटबॉल कप जो है वो जीता गया है। ठीक है, वहीं अगर बात करें सबसे ज़्यादा किसने जीता है, तो सबसे ज़्यादा जो है यूएसए ने अपने नाम ये खिताब किया है। उसने 4 बार जो है ये खिताब अपने नाम किया है, महिला फीफा विश्व कप का खिताब। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो आपका बिहार करंट अफेयर से है। पूछा ये जा रहा है कि संसद में नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है। देखो, एक पुस्तक जारी किया गया है संसद में नीतीश कुमार, और ये जो पुस्तक है, जब नीतीश कुमार सांसद के रूप में लोकसभा में थे तो उनके द्वारा जो है जो भी कार्य किए गए थे उन सारे कार्यों को जो है यहाँ पे बताया गया है। आपको मालूम होगा कि पहले जो है नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जो है वो रेल मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, वो रेल मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो जो है भूतल परिवहन मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। तो उनके द्वारा संसद भवन में जो भी कार्य किया गया, जो भी क्षेत्र में काम किया गया, उन सभी का संग्रह जो है इस पुस्तक में है, संसद में नीतीश कुमार। और इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो जगत नारायण सिंह यादव जो है इस पुस्तक के लेखक है। तो ये आप याद रखिएगा। एक और जानकारी, ये जो पुस्तक है ये आपका 5 खंडों में, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नंबरिंग भी किया हुआ है। तो ये पुस्तक 5 खंडों में है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये 5 खंड वही है जैसे उनका जो है देश की प्रगति पे क्या विचार है, रेल के क्षेत्र में उनका क्या कार्य रहा, ये सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग खंडों में यहाँ बताया गया है।
एक पुस्तक नीतीश कुमार का और है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। उन नीतीश कुमार, पुस्तक का नाम है आपका नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से, ठीक है, अतरंग दोस्तों की नज़र से ये एक पुस्तक है। और ये भी जो पिछले महीने मतलब जुलाई में जो है आपका जारी किया गया था। दोस्तों की नज़र से ये पुस्तक का पूरा नाम है। और ये लिखा किसने था, तो ये लिखा था आपका उदयकांत शर्मा ने, उदयकांत शर्मा के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नज़र से ये पुस्तक किसने लिखी है, तो उदयकांत शर्मा। और ये जो पुस्तक है आपका संसद में नीतीश कुमार, ये किसने लिखा है, तो जगत नारायण सिंह यादव के द्वारा जो है ये आपका लिखा गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जगत नारायण सिंह यादव के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार है, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। आपको मालूम होगा कि उच्चतम न्यायालय का जो गठन है वह आर्टिकल 124 के तहत हमारे देश में किया गया है, एक एकीकृत न्याय व्यवस्था के रूप में किया गया है। और उसे जो है कई प्रकार की शक्ति एवं क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे एक क्षेत्राधिकार हो गया आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार जो है वह किस में वर्णित है, तो आर्टिकल 132 में आपका वर्णित है। और इसमें होता ही है, बताया ये जाता है कि हमारे देश में जो भी आपका 25 हाई कोर्ट है उन सभी में के विरुद्ध जो है उनके द्वारा अगर कोई निर्णय दिया जाता है और वो आप उसके विरुद्ध जाना चाहते हैं तो उसके विरुद्ध जो है आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वहीं आपका हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार। उसके बाद आता है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार में जो है अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रीट है उन सारे रीटों का प्रयोग करके जो है आपके मूल अधिकार का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद आता है सलाहकार क्षेत्राधिकार। इसी को बोला जाता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ये क्या है, तो ये जो है राष्ट्रपति जो है किसी भी विषय वस्तु पे विधि से रिलेटेड या फिर अन्य किसी तरह पे सलाह लेने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और ये किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 143 के तहत ये होता है। एग्जाम में जो है ना आपका आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि ये जो है किस आर्टिकल में वर्णित है। जैसे सलाहकार जो है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, तो आर्टिकल 143 हो गया। मूल क्षेत्राधिकार जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो 32 के तहत। और अपीलीय क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत, तो 132 के तहत। इसके अलावा एक और आपका होता है पुनर्विचार क्षेत्राधिकार, ठीक है। पुनर्विचार का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ही किसी दिए गए निर्णय के ऊपर जो है दोबारा से पुनर्विचार कर सकता है और इसका जो वर्णन है वो आपको मिलेगा अनुच्छेद 137 में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर एक होता है अभिलेखीय शक्ति, ठीक है। अभिलेखीय शक्ति मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया वो जो है एक बाकी के जो कोर्ट है उनके लिए एक अभिलेख का काम करेगा और ये किस में वर्णित है, तो ये आपका जो है अनुच्छेद 129 में वर्णित है, ठीक। तो ये सारे अनुच्छेद को आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं, पूछा गया है कि अकबर ने लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। यहाँ पे आपको चुनना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला कि अकबर ने लड़कों लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। कारण ये कि अकबर ने जो है लड़कियों की आयु जो है वो निर्धारित की थी 14 वर्ष और लड़कों की आयु निर्धारित की थी 16 वर्ष। ये विवाह का आयु जो है अकबर के द्वारा निर्धारित किया गया था। वहीं अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव के से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता भी दी थी, ये चीज़ भी किया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर आगे कि अकबर ने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अकबर के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि सती प्रथा समाप्त हो जाए, लेकिन ये भी था कि अगर कोई महिला इस बात पे अडिग रहे कि उसे सती मतलब बनना है तो वैसे में जो है वो सती प्रथा स्वीकार कर सकती है। तो ये सारे प्रावधान किए गए थे अकबर के द्वारा, ये मतलब सामाजिक सुधार का प्रयास उस टाइम किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं बताया हुआ है कि अकबर ने लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु जो है वो 16 वर्ष निर्धारित की थी। इसके अलावा उसने जो है विधवा विवाह का भी समर्थन किया था और सती प्रथा को समाप्त करने का भी कार्य किया था। आगे चंपारण सत्याग्रह के दौरान मोतिहारी मजिस्ट्रेट के द्वारा महात्मा गांधी पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 100 रुपये का।
महात्मा गांधी मालूम हो कि चंपारण सत्याग्रह में जो है वो पटना से आपका मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के बाद जो है ये मोतिहारी गए थे। और मोतिहारी में जब ये एक गांव में जा रहे थे वहाँ के किसानों की दुर्दशा का हालचाल लेने के लिए, तो बीच में ही जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा एक लेटर इन्हें प्राप्त होता है और इन्हें गांव में जाने से मना कर दिया जाता है। फिर बाद में जब ये कोर्ट में उपस्थित होते हैं तो इन्हें जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन ये जो 100 रुपये का जुर्माना है वो देने से इनकार कर देते हैं। फिर बाद में इसकी सुनवाई होती है 21 अप्रैल 1917 को, और उसमें जो है वो कोर्ट के द्वारा मतलब जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये केस को वापस ले लिया जाता है और इन्हें जुर्माना नहीं देना पड़ता है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है वो कानून का अवज्ञा किया था सबने। तो ये एक पूछा जाता है कि प्रथम बार जो है वो कब अवज्ञा किया गया था कानून का और गांधी जी के द्वारा, वो आपका चंपारण सत्याग्रह में किया गया था। तो उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि मोतिहारी के जो मजिस्ट्रेट थे जॉर्ज चंदर, उनके द्वारा जो है गांधी जी पे 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे चिकित्सा देखभाल प्रदान करना राज्य के कार्यों में से एक होना चाहिए। सम्राट ने मनुष्यों और जानवरों के इलाज के लिए अस्पताल स्थापित करने का आदेश दिया। राजा अशोक का उपरोक्त निर्देश अशोक के किस शिलालेख पर पाया गया है? ये एक स्टेटमेंट है और उसमें पूछा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है उसका हमें प्रमाण कहाँ से मिलता है, किस शिलालेख से मिलता है? तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिलालेख नंबर जो 2 है, उसमें ये बताया हुआ है कि जो मतलब एक मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए जो अस्पताल खोलने की बात की गई है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि चिकित्सा देखभाल प्रदान करना जो राज्यों के कार्यों में से एक होना चाहिए और सम्राट ने मनुष्य और जानवरों के इलाज के लिए अस्पताल स्थापित करने का आदेश दिया था। ये प्रमाण हमें जो है शिलालेख नंबर 2 से मिलता है। वहीं अगर बाकी के ऑप्शन की बात करें तो जो शिलालेख नंबर 3 है उसमें यह बताया गया कि जो भी अधिकारी हैं वो जो है धर्म की शिक्षा देने के लिए निरंतर जो है हर एक 5 साल के बाद जो है अपने क्षेत्र का दौरा करेंगे। ये बात शिलालेख नंबर 3 में बताया गया है। शिलालेख 6 में ये बताया गया है कि अशोक कहता है कि हमें जो है अपनी प्रजा की का पूरा ख्याल है और इसीलिए राज्य में होने वाली हर एक छोटी से छोटी बात का भी हमें जानकारी जो है वो तुरंत मिलनी चाहिए, तुरंत हमें उसकी सूचना मिलनी चाहिए, चाहे मैं कहीं भी रहूं उसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। तो ये बात जो है शिलालेख नंबर 6 में आपका बोला गया है। फिर शिलालेख नंबर अगर 12 की बात करें तो उसमें 2 चीज़ों के बारे में बात की गई है। पहला ये कि धर्मों का जो अस्तित्व है वो होना चाहिए, धर्म के जो तपस्वी हैं उनका सम्मान करना चाहिए, मतलब जो भी धर्म के धार्मिक व्यक्ति हैं उनका आप सम्मान करो। दूसरी बात यह है कि स्त्री महामात्रों की जो नियुक्ति की चर्चा है वो भी आपका जो शिलालेख नंबर 12 है उसमें आपको इसकी जानकारी मिल जाती है। और ये पूछा भी जाता है कि स्त्री महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन जो है अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख नंबर 12 में जो है उसका वर्णन किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या पी तथा एस तरंग दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एल तरंग। एल तरंग का जो दूसरा नाम है वो आपका बोला जाता है लव तरंग। ठीक है, लव तरंग के नाम से भी जाना जाता है और ये धरातल तक ही सीमित होता है, लेकिन ये चलता किसमें? ये तीनों माध्यम में चल सकता है, ठोस, तरल और गैस, तीनों में गुजरता है और इसे जो है सतही तरंग भी कहा जाता है और सर्वाधिक विनाशकारी भी इसे माना जाता है। तो याद रखिएगा सर्वाधिक विनाशकारी आपका तरंग कौन सा है? तो एल तरंग है। आगे बताया गया कि निम्नलिखित में कौन जो है बिहार की नदियों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। आपको खोजना है कि कौन जो है सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पे जो है आपको नदी बताया हुआ है और नदी जो है उसका संगम कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है। तो कर्मनाशा नदी जो है इसका संगम चौसा के पास है, ये गंगा नदी में जो है मिल जाती है, चौसा के समीप जो बक्सर है वहाँ पे। ठीक है, बक्सर का जो चौसा क्षेत्र है वहाँ पे, तो ये आपका सही हो जाएगा। वहीं अगर पुनपुन की बात करें तो पुनपुन जो है फतुआ में मिल जाती है गंगा से, और सोन नदी जो है ये दानापुर के पास आपका मिलता है गंगा नदी से। तो ये तीनों तो आपका सही है। क्यूल आपका गलत हो जाएगा। क्यूल जो है वो क्या है कि आपका लखीसराय के पास आके जो है गंगा नदी में मिलता है, जमुई में नहीं बल्कि लखीसराय में मिलता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक बार देख लेते हैं मैप में कि बिहार की जो नदियां हैं, अभी हम लोगों ने जितनी भी नदियां देखी वो आपका दक्षिण बिहार की नदियां हैं। तो दक्षिण बिहार की नदियों को एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कर्मनाशा की, तो कर्मनाशा नदी जो है वो आपका यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है।
ठीक, तो पहला तो ये हो रहा है कि यूपी और बिहार के बॉर्डर को ये लगाता है। अच्छा, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि बिहार की कितनी ऐसी नदियां हैं जो यूपी और बिहार दोनों के बीच सीमा बनाती है। तो एक तो आपका हो गया गंडक नदी, ठीक है, एक गंडक। दूसरा आप देखो तो घग्गर नदी, ये भी जो है छपरा के में आके मिलती है और ये आपका जो है बाउंड्री बनाता है यूपी के साथ। तीसरा जो है आपका गंगा नदी, गंगा नदी भी जो है वो बिहार और यूपी के बीच बाउंड्री बनाती है। और फोर्थ हो गया आपका कर्मनासा। तो ये चार ऐसी नदियां हैं जो कि यूपी और बिहार के बीच जो है वो बाउंड्री बनाती है। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। चार नदी है जो यूपी बिहार के बीच बाउंड्री बना रही है। अब देख लेते हैं इन्हें। तो पहला तो आपका नदी से रिलेटेड एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि इन्हें जो है आप पश्चिम से लेके पूर्व में जो है क्रम से लगाइए। तो अगर देखिए दक्षिण बिहार की नदियों को, तो सबसे आपका पश्चिम में आ जाएगा कर्मनासा, उसके बाद सोन, पुनपुन, फल्गु, फिर क्यूल, और यहाँ पे एक और नदी है सकरी नदी आता है आपका, ठीक है, सकरी नदी। और फिर अजय, अजय नदी के बारे में बीपीएससी ने पहले भी पूछ चुका है कि अजय नदी जो है वो किस क्षेत्र में बहता है। तो ये आपका जो बांका जिला है वहाँ पे ये बहता है और गंगा नदी में फिर ये जाके मिल जाता है, ठीक है। तो एक बार इन नदियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखो, जो कर्मनासा नदी है ये आपका आता कहाँ से, तो ये आपका विंध्य पर्वत कैमूर से ये निकलता है और फिर ये गंगा में जाके चौसा में मिल जा रहा है। सोन नदी जो है ये आपका अमरकंटक से निकल रही है और ये आपका गंगा में जाके मिलता है कहाँ पे, तो ये आपका मिलता है दानापुर के आसपास। और फिर पुनपुन नदी की बात करें तो पुनपुन जो ये आपका झारखंड का जो पलामू क्षेत्र है वहाँ से निकलती है और ये आपका जाके मिलता है फतुहा के आसपास। पुनपुन नदी जो है वो आपका हो गया फतुहा के पास। फिर अगर बात करें फल्गु नदी की, तो फल्गु नदी इसी का जो पुराना नाम है वो आप पढ़ते होंगे निरंजना नदी, जिसके नज़दीक जो आपका बोधगया बसा हुआ है। और ये नदी आपका कहाँ से निकलती है, तो ये आपका छोटा नागपुर पठार से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। और ये फिर पहले क्या है कि ये आपका पुनपुन में मिलती है और फिर बाद में ये जो है गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे एक और आपका नदी बहती है सकरी नदी। सकरी नदी क्या है कि क्यूल में जाके मिल जाती है और फिर ये क्यूल नदी जो है वो आपका कहाँ मिलता है, तो ये आपका मिल जाता है लखीसराय के आसपास के क्षेत्र में जाके जो है वो गंगा से यहाँ पे आपका मिल जाता है, ये लखीसराय के क्षेत्र में। फिर अजय नदी की अगर बात करें तो अजय जो नदी है वो आपका जमुई से निकलता है और ये बंगाल के क्षेत्र में चला जाता है। देखो, बिहार का एकमात्र ऐसा नदी जो निकल रहा है आपका कहाँ, बिहार से, और जा कहाँ रहा है, ये पश्चिम बंगाल के एरिया में चला जाता है। तो याद रखिएगा, ये आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है अजय नदी। अजय नदी निकलता कहाँ से, तो ये आपका जमुई का जो क्षेत्र है वहाँ से निकलता है, जमुई वाले एरिया से ये निकलता है। तो ये आपका दक्षिण बिहार की नदियां हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। ये आपका जो प्रश्न है वो आपका बजट से है, इस बार का जो बजट पेश किया गया था उससे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शिक्षा पे जो है कितना व्यय किया गया है इस बार के बजट में। तो याद रखिएगा, शिक्षा पे जो व्यय किया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 15.45। ये ब्याज जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है शिक्षा पे। अगर बात करें टोटल इस बार का बजट कितना था, तो याद रखिएगा इस बार का जो बजट था हमारा वो कितना है, तो 2,61,885.40 करोड़ जो है इस बार का बजट है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो 2,61,885.4 करोड़ रुपए का इस बार का बजट है और ये बजट जो है अभी तक का सबसे बड़ा बजट है बिहार सरकार का। और ये पिछले वर्ष का जो बजट है उससे जो है 15.24% जो है वो आपका ज़्यादा है, ठीक है, पिछले साल के बजट से। अब पूछा जा रहा है कि इसमें जो है ये आपका शिक्षा पे कितना व्यय किया गया है, तो शिक्षा पे जो है वो इस कुल बजट का 15.45 अर्थात अगर रुपये में देखें तो 40,450.91 करोड़ रुपया जो है वो सिर्फ आपका शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। तो ये आप एग्जैक्ट फिगर याद रखिएगा, 40,450 करोड़ रुपया आपका एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। और उसकी हम बात करें स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य में जो है आपका 16,966.42 करोड़ रुपया जो है वो आपका हेल्थ में खर्च किया जाएगा। और ये कितना होगा, ये कुल बजट का कितना होगा, तो ये कुल बजट का जो है 6.48% हो जाएगा। देखते हैं आगे।
आगे पूछा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 निजी भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ, पांचवी या आठवीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। कारण क्या है कि जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है उसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 1969 से 74 का है, और इसी टाइम 14 निजी भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो आपका 19 जुलाई 1969 को होता है। तो ये आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में है। तो याद रखिएगा जो 14 निजी भारतीय बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 5 ईयर जो प्लान था उसके अंतर्गत किया गया था। आगे जो प्रश्न है वो आपका साइंस से है, बायोलॉजी का प्रश्न है। पूछा ये जा रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन बीजों एवं कलियों को सुषुप्ता अवस्था में जो है सुषुप्ता अवस्था में बनाए रखने में सहायता करता है, अर्थात बीजों के अंकुरन को रोकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि ये जो है बीजों को और कलियों को जो है वो सुषुप्ता अवस्था में बनाए रखने का काम करता है। और वो ऐसा किस तरीके से करता है, तो देखो जो पत्ती में आपका रंध्र पाया जाता है, ठीक है, तो उन रंध्रों को जो है ये बंद कर देता है, जिसके कारण जो कलियाँ हैं वो जो है उनमें आपका जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया है वो आपका कम हो जाता है, और उसके बाद जो है रंध्रों को बंद कर देता है, जिसके कारण क्या है कि बाष्पोत्सर्जन जो है वो आपका कम हो जाता है। आपको मालूम होगा जो पत्तियां हैं वो रंध्रों के सहायता से बाष्पोत्सर्जन करती हैं, तो वो कम हो जाता है, जिसके कारण इन कलियों की वृद्धि जो है वो आपका रुक जाती है। ठीक, और वहीं बीजों में क्या होता है कि बीजों में जो एमाइलेज का संश्लेषण है वो जो है एब्सिसिक एसिड रोक देता है, उसके कारण जो बीजों का अंकुरन है वो भी प्रभावित होता है और वो रुक जाता है। बाकी के ऑप्शन की अगर बात करें तो एथिलीन क्या है कि एथिलीन जो है वो आपका फलों के पकाने में काम आता है। ठीक है, फलों को पकाने का जो काम है वो आपका एथिलीन के द्वारा होता है। आगे जिबरीलिन है, तो जिबरीलिन क्या करता है, ये पौधों में जो है सुषुप्ता अवस्था को जो है वो भंग करता है, सुषुप्ता अवस्था को जो है भंग करने का काम ये करता है और बीजों में अंकुरन को बढ़ाता है। ठीक है, आगे कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हुए हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला है कि प्रकाश में दीप्ति प्रतिरोध पर निर्भर नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। जो प्रकाश का दीप्ति है मतलब उसका जो लाइट है वो लाइट जो है आपका प्रतिरोध पर निर्भर कर बोला, कौन सा कथन सही है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का जो लाइट है वो आपका रेजोनेंस प्रतिरोध के ऊपर जो है वो निर्भर करता है। यहाँ पूछा गया कि नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर बोल रहे दोनों बल्बों में प्रतिरोध समान होता है, जब प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करेगा और दोनों बल्ब जो है एक अधिक प्रकाश दे रहा है एक कम दे रहा है तो दोनों में प्रतिरोध समान नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर एक कि अधिक प्रकाश वाले बल्ब में प्रतिरोध अधिक होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो अधिक प्रकाश वाला बल्ब है उसमें प्रतिरोध जो है वो आपका कम होता है, और जो कम प्रकाश वाले बल्ब हैं उनमें प्रतिरोध अधिक होगा। आप ये फॉर्मूला को देखो, ये जो है P इज इक्वल टू क्या होता है, V² होता है, और P क्या हो गया, P आपका पावर हो गया, विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति किस पे निर्भर कर रहा है, तो ये आपका जो वोल्टेज है उसके वर्ग पे, और जो रेजोनेंस है उसके जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, 1/r हो जाता है, P की क्या होता है, P जो है 1/r हो जाता है। ठीक, तो जब आपका प्रतिरोध क्या है कि जब ये आपका बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, तो पावर क्या है कि वो आपका कम जाएगा, पावर में कमी आएगा। और जब आप प्रतिरोध को कम करते हो तो फिर पावर क्या है कि वो आपका बढ़ जाएगा। तो वही बात है कि जब कम प्रकाश वाला बल्ब है उसमें क्या होगा, प्रतिरोध अधिक होगा, और जो बल्ब का लाइट है वो आपका कम प्रकाशित होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि मानिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या माने जाते हैं। ऑप्शन है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड टेट्रा ऑक्साइड या बोरॉन नाइट्राइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो आपका मानिक और नीलम का रासायनिक रूप होता है, Al2O3 जो है ये इसका रूप होता है। और मानिक और नीलम है क्या, तो ये जो है कोरेंडम का एक जवाहरात रूप है, जो आपका खनिज है कोरेंडम उसका ये जो है एक रूप है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया कि कोरेंडम जो है वो आपका प्राकृतिक रूप में क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। और किस चीज़ का क्रिस्टल होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है, उसके फॉर्म में पाया जाता है।
ठीक। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताया जा रहा है कि जो आपका नीलम है और मानिक है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, दोनों का जो कम्बिनेशन है वो आपका एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का ही बना होता है, लेकिन इसमें जो कलर है वो आपका अलग होता है। जो ये कोरंडम में अगर लाल हो जाए तो वो आपका मानिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और जब वो नीला हो जाए तो वो उसे नीलम के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। आगे एक मैथ का प्रश्न है, उसे देखते हैं। पूछा जा रहा है कि 100 नोटबुक बेचकर एक दुकानदार को 20 नोटबुक का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। तो देखो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है आप मान लीजिए कि एक नोटबुक का जो आपका विक्रय मूल्य है वो आपका कितना हो जाएगा, वो 1 रुपया है, ठीक। और तो वैसे में यहाँ पूछा जा रहा है 100 नोटबुक बेचने पे, तो 100 नोटबुक का आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो आपका 100 रुपया हो जाएगा। फिर अगर हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा, तो 20 नोटबुक का विक्रय मूल्य हमें बताया गया है। ये जो है 100 नोटबुक बेचकर एक दुकानदार को 20 नोटबुक का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा 20 रुपया। और यही जो है हमारा क्या है, लाभ भी है। एक दुकानदार को 20 नोटबुक का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है और उसका लाभ प्रतिशत हमें पूछ रहा है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 20 नोटबुक का विक्रय मूल्य अर्थात 20 रुपया। अब अगर हम सीपी को निकालें तो सीपी हमारा कैसे निकलेगा, वो हमारा निकल जाएगा विक्रय मूल्य माइनस अगर प्रॉफिट हम लोग करते हैं तो वो हो जाएगा आपका सीपी, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने देखा था कि विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया था 100, और फिर प्रॉफिट कितना हो गया था 20, तो 100 माइनस 20 अगर करेंगे तो 80 आ गया। फिर अगर हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20/80 हो जाएगा, और डिवाइडेड इंटू 100 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 100, तो ये फिर आपका 25% आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो कल का जो आपका सेशन था उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जो महारत्न कंपनियां हैं उसकी कुल संख्या कितनी है, तो वहाँ पे मैंने आपको 12 बता दिया था, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा 13। देखो वर्तमान में पूछा जा रहा है, मैंने जो आपको डेटा दिया था वो आपको प्रतियोगिता दर्पण के मई का डेटा था, ठीक है। ये आपका मई का डेटा था कि मई 2023 तक जो है देश में 12 महारत्न कंपनियां हैं, और जो नवरत्न कंपनियां हैं वो आपका 13 हैं। लेकिन क्या होता है कि अगस्त में जो है, अगस्त महीने में एक और जो नवरत्न कंपनी है उसे महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है। आपको मालूम हुआ कि जो नवरत्न कंपनी है वहीं अच्छा परफॉर्म करने पे उसे जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये आपका क्या बन गया, ये आपका जो है एक महारत्न कंपनी बन गया। तो यहाँ पे जो महारत्न कंपनी की कुल संख्या है ये आपका 12 से बढ़ के कितना हो गया, ये आपका 13 हो गया है, और ये जो नवरत्न कंपनियां हैं ये आपका 13 से घट के यहाँ पे 12 हो गया है। तो आप इसमें ये सुधार कर लीजिएगा। आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक लगाया गया गवर्नमेंट का, बोला जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये प्रूफ किया गया है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो अपग्रेड हो गया है और उसे जो है वो 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। और उसके बाद से क्या है कि अगस्त 2023 में जब इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया तो वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनी हो गया, तो 13 हो गया, और जो नवरत्न कंपनी है वो आपका 12 हो गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे बताया गया है, आप उसमें सुधार कर लें। ऐसे जो पुराना वीडियो था उसमें जो है मैंने उसके कमेंट बॉक्स में इसे पिन कर दिया था। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब हम लोग जो है अगले क्लास में कौन कौन से टॉपिक देखेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। कल जो है आपको गुप्त वंश से पूछा जाएगा, शेरशाह असहयोग आंदोलन, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार की नदियाँ। आज हम लोगों ने साउथ बिहार की जो नदियाँ हैं उसे देखा था। कल हम लोग बिहार जो नॉर्थ बिहार की नदियाँ उनसे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद फिर संवैधानिक समितियाँ से प्रश्न होगा, बल से होगा फोर्स, फिर मिश्र धातु, मानवीय रोग, गरीबी, समुद्री जलधारा, और जुलाई का करंट अफेयर से प्रश्न होंगे। साथ ही परसेंटेज के प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। तो आप इन सारे टॉपिक को जो है एक बार रिवाइज करके आइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप इसका फीडबैक भी आप दे सकते हैं। साथ ही जो है अपने दोस्तों के बीच जो है इस वीडियो को शेयर करें, और अपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।